हाँ जी। तो अब अपन बात करेंगे कि जो अपन क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं या फिर अपन कहें प्रैक्टिकल मेडिसिन की अपन बात करेंगे कि क्लिनिकल प्रैक्टिस के समय ऐसी कौन सी चीजों का जो है अपन ध्यान रखें जिससे कि अपन जो है अच्छी क्लिनिकल प्रैक्टिस अपनी हो सके, है ना। एक पेशेंट्स को किस प्रकार से अपने को डील करना चाहिए या फिर पेशेंट्स को डील करने के से पहले अपने पास में कौन कौन सी चीजों का हमें पता होना चाहिए, फिर कौन कौन सी चीजों पे अपने को ज्यादा फोकस करना चाहिए जिससे कि हम एक अच्छा क्लिनिक अपना चला सकें, ये कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में। तो देखिएगा, चार बहुत बेसिक चीजें होती है जिनका अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है ना। और वो कौन कौन सी चीजें हैं देखिएगा। अब देखिएगा, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे अपन पढ़ते हैं बहुत सारी डिजीज पढ़ते हैं, उनके ट्रीटमेंट पढ़ते हैं और डिजीजों के सिम्टम्स भी पढ़ते हैं कि डिजीज जो है इस कारण से होती है, ये इसके सिम्टम है और ये जो है इसका ट्रीटमेंट है। अब अपने को याद क्या रखना है, एक तो होता है याद रखना, याद क्या रखना है अपने को ट्रीटमेंट याद रखना है। ठीक है, अपने को क्या रखना है, ट्रीटमेंट याद रखना है। डिजीज क्यों हुई वो तो ठीक है, अपने को पता है। सिम्टम अपने को कौन बताएगा भाई, सिम्टम अपने को पेशेंट बताएगा। ठीक है, अपने को जो सिम्टम कौन बताएगा, पेशेंट बताएगा कि मेरे ऐसे हो रहा है, मेरे ऐसे हो रहा है, मेरे ऐसे हो रहा है। तो एक तो अपने को क्या पता होना चाहिए कि मोस्ट कॉमन सिम्टम कौन से पेशेंट वाले, है ना। अब जैसे कोई भी जगह देख लीजिएगा, उसमें जनरली जो अपने बात करें, अपने इन्वायरमेंट की बात करें या फिर देखें कि ज्यादातर डिजीजेस कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले तो अपने को ये पता रहना चाहिए कि ज्यादातर लोग होते हैं ना अपने, जो बहुत सारी डिजीज अपन पढ़ते हैं, लेकिन पेशेंट कौन सी डिजीज के आते हैं ना, उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सभी का थोड़ी होता है। अब जैसे मान लीजिए एचआईवी का पेशेंट, आपको एचआईवी का पेशेंट कभी कभार देखने को मिलता है। तो इसीलिए तो अपन कहेंगे कि ज्यादा जो अपने को पेशेंट कौन सी डिजीज के मिलते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज कौन सी है, वो अपने को एक तो पढ़नी होती है। इसके अलावा दूसरी चीज है कि मोस्ट कॉमन सिम्टम कौन से हैं, है ना। सिम्टम जैसे कि मान लीजिएगा फीवर की बात करें अपन, ठीक है, फीवर की बात करें तो ये थोड़ा गलत हो गया, मोस्ट कॉमन नहीं कहेंगे। कुछ ऐसे सिम्टम है, सिम्टम हो क्यों रहे हैं अपने को, जैसे मान लीजिएगा फीवर है, तो जो पेशेंट होगा वो अपने को आके क्या बोलेगा कि साहब मेरे को इतने समय से फीवर हो रहा है। ठीक है, अब ये अपने को पता होना चाहिए कि फीवर होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, है ना। इनको बोलते हैं सिम्टम। तो सिम्टम तो कॉमन ही होंगे ना, फीवर हो गई, वेट गेन हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है ना, और कान में कोई टिनाइटिस हो रहा है, कान में आवाज गूंज रही है, इस प्रकार की कोई भी चीज आएगी, तो वो अपने को पता होना चाहिए कि ये जो किस किस कारण से कौन कौन सी डिजीज होने की संभावना हो सकती है जब पेशेंट ऐसे सिम्टम अपने को आके बता रहा है। ये दूसरी चीज है। पहली तो वो चीज है जिसमें ज्यादातर डिजीज कौन कौन सी हो रही है ना, जैसे हार्ट के पेशेंट बहुत देखने को मिलते हैं, हाइपरटेंशन के खूब सारे पेशेंट देखने को मिलेंगे, है ना, डायबिटीज वाले देखने को मिलते हैं। तो अपने को कौन कौन सी डिजीज पे फोकस करना है, हालांकि अपन सभी डिजीजेस की बात करेंगे आगे। ठीक है, दूसरा चीज है अपना सिम्टम, है ना। ये टोटल 40 से लगभग 40 में अप्रोक्स 40 सिम्टम होते हैं, है ना, जो पेशेंट अपने को बताता है ना। उनकी भी बात करेंगे कि वेट गेन होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, वेट लॉस होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें अपन देखेंगे, फीवर के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, ये सारा। इसके बाद में है आपका एक नॉलेज अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, है ना, कोई भी एक डिजीज का केस आता है और उस पेशेंट को आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, उसको जो एक एक्स ट्रीटमेंट से उसको इलाज नहीं हो रहा है, तो आपके पास में वाई ट्रीटमेंट होना चाहिए, आपके पास में जेड ट्रीटमेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप एक गोली रट के बैठे हो, आप उसी से काम चला रहे हो, है ना। ये ध्यान रखना है ना, आपके पास में नॉलेज एक ठीक ठाक सा होना चाहिए। मान लीजिएगा आपके पास में बहुत अच्छा नॉलेज है ना, बहुत अच्छा नॉलेज है, नॉलेज में कोई कमी नहीं रही है, फिर भी देखिए दो प्रकार के पेशेंट होते हैं। ठीक है, देखिए कि हाउ टू हैंडल पेशेंट, आपकी वाणी जो है वो बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए। थोड़ा कम नॉलेज होगा वो भी चल जाता है, अगर आपका व्यवहार जो है वो बढ़िया है तो। देखिएगा, तो पेशेंट को हैंडल कैसे करना, हाउ टू हैंडल पेशेंट, है ना, ये चीज अपने को थोड़ी सी देखनी होती है। देखिए, पेशेंट जो है दो प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, एक तो ऐसा पेशेंट आएगा, ऐसी डिजीज लेके आएगा जिसका आपको ट्रीटमेंट नहीं पता है, और ऐसा होगा, आप कितना भी पढ़ लीजिए फिर भी एक पेशेंट आएगा ऐसे सिम्टम बताएगा जिनके बारे में अपने आपने कभी सुना ही नहीं। अब वो आप क्या करोगे, वो भाई आप या तो किसी सीनियर चिकित्सक से पूछोगे या फिर आप कहीं से इंफॉर्मेशन लेके सर्च करके उसको ट्रीट करोगे। तो यहाँ पे आपको ये चीज आनी चाहिए कि उसको उस समय आपने कुछ तो सिम्टम बताएगा, कुछ आपके समझ में आ रहे होंगे, कुछ नहीं आ रहे होंगे, तो उस समय वो आपको कुछ ऐसी औषधियां, ऐसी उसको ट्रीटमेंट देना है जिससे वो एक बार के लिए उसको ऐसा लगे कि हाँ ठीक है, मतलब उसको ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपको इस डिजीज के बारे में नहीं पता है, पहली चीज तो ये। तो उसको कॉन्फिडेंस भी रहना चाहिए पेशेंट को कि हाँ ये अपने लिए
ये जो डॉक्टर है वो अपने लिए ठीक है ना, ये चीज उसको रखनी चाहिए। तो उसको आप ऐसा ट्रीटमेंट दोगे कि वो उस ट्रीटमेंट को, जैसे मान ली 3 डेज के लिए आपने कोई भी उसको ट्रीटमेंट दे दिया कि 3 दिन बाद आपको अगर आराम नहीं हो या फिर आराम हो तो आप वापस आना। अब 3 दिन में आप क्या करोगे, उसके बारे में सारी, उस कोई भी डिजीज है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेके और वो रेडी रखोगे, वो जब पेशेंट आ रहा है तो आप उसको ट्रीट करोगे। लेकिन ये जरूरी है कि आपका पेशेंट आप पे फॉलो अप पे आए, वो वापस आपके पास में जरूर आए ट्रीटमेंट लेने, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा केस ये होता है कि मान लीजिएगा आपने किसी को ट्रीटमेंट दिया और वो नहीं लगा, उसके वो ट्रीटमेंट जो है उसके लिए ठीक नहीं हुआ, उस ट्रीटमेंट से उसको ऐसा लगता है पर्टिकुलर कि भाई मेरे को इस ट्रीटमेंट से लाभ नहीं हुआ, तो उस पेशेंट को भी आपको कॉन्फिडेंस में रखना है ना, उसको लगना चाहिए ये जो चिकित्सक है वो अपने लिए सही है ना। तो जिसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा उसको आप अल्टरनेट क्या दे रहे हो, किस प्रकार से दे रहे हो, इन चीजों का भी ध्यान रखना है ना। और उसमें अपने को क्या करना है, इवन अपन इसकी भी बात करेंगे कि आप ऐसी डिजीज का केस आपके सामने आ जाता है जो आपने नहीं सुनी हो, तो ऐसी कौन सी कॉमन ट्रीटमेंट होता है जो आप दे सकते हो और उसको आराम भी होगा, है ना। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, ज्यादातर जो डिजीज होती है वो अपने आमाशयगत होती है या फिर अपन कहें आहार से रिलेटेड होती है, पेट से रिलेटेड होती है ना। तो आप उसको कैसे करोगे, ऐसी कोई भी औषधियां दे सकते हो जो उसके डाइजेशन को अच्छा करे, है ना। तो उनकी अपन आगे जो है एक एक जो डिजीज है उनकी भी बात करेंगे, जो मोस्ट कॉमन डिजीज कौन सी होती है, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स कौन से होते हैं, है ना। तो इससे पहले जो अपन ये जो एक बेसिक सा कार्यक्रम देखा है, तो ये अपने को देखना होता है कि आप जब भी एक पेशेंट आपके पास में आ रहा हो तो आप उसको कैसे देखते हो, है ना, आप उसकी हिस्ट्री कैसे ले रहे हो। तो अपन एक बात करते हैं, हिस्ट्री टेकिंग आता है सबसे पहले, कि एक पेशेंट को आप हिस्ट्री उसकी पूछते हो कि उसकी क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या उसकी समस्याएं हैं, उनको आराम से उसको एक समय देते हो और उससे एक बढ़िया क्वेश्चन पूछते हो, है ना। आपकी बोलचाल, आपकी प्रश्न पूछने से पेशेंट को पता लग जाता है कि आप कितना डेप्थ नॉलेज है, आपको किस हद तक आप चिकित्सा कर सकते हो, है ना। तो दो चीज होती है, हिस्ट्री और सिम्टोमेटोलॉजी, है ना। मतलब आप सिम्टम्स जो है वो आप कितने पहचान पा रहे हो और एक हिस्ट्री टेकिंग आपकी कैसी है ना, तो उसकी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हिस्ट्री टेकिंग की, अपन बात करेंगे, ठीक है। और हिस्ट्री टेकिंग में भी अगर देखें तो उसको कितनी चीजों की, आप जब हिस्ट्री ले रहे हो तो उसका एक सीक्वेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप भूल जा रहे हो, वो चीज तो पूछी नहीं, है ना। दवाई लिखते समय भी और हिस्ट्री लेते समय भी उससे कुछ पूछ रहे हो तब भी, या फिर आप अपनी ट्रीटमेंट लिख रहे हो, है ना, अपना प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, उस समय भी आपको ध्यान रखना है कि सीक्वेंस बनाए रखना है, ठीक है। देखिएगा, तो हिस्ट्री टेकिंग में 7 बेसिक पॉइंट होते हैं जिन पे अपने को ध्यान रखना होता है। देखिए, सबसे पहले जो है वो अपना रहता है बायोडेटा ऑफ पेशेंट। पेशेंट का जो है बायोडाटा, अपने बायोडाटा कैसे लेना है, उससे क्या क्या पूछना है, वो अपन बात करेंगे एक एक करके, तो ये अपन देख रहे हैं। दूसरा अपने को देखना है कंप्लेंट्स ऑफ द प्रेजेंट इलनेस, जो भी अभी आप फिलहाल जो पेशेंट है वो जिस डिजीज से गुजर रहा है उसकी क्या क्या समस्याएं आ रही है, कंप्लेंट्स क्या क्या है उसकी, वो देखना है ना, जिसको अपन चीफ कंप्लेंट बोलते हैं, है ना, एक नॉन केस बोलते हैं ना, अलग अलग चीजें होती है। इसके बाद देखिएगा ओरिजन, ड्यूरेशन एंड प्रोग्रेस, कब हुआ, कितने समय तक रहा, अभी उसकी क्या स्थिति है ना। हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस, इससे पहले भी कब ऐसा इलनेस या फिर कोई और बीमारी थी क्या, वो सब पूछना। पर्सनल हिस्ट्री, उसकी खुद की, है ना, कुछ ऐसा फैमिली हिस्ट्री, उसके परिवार से कोई ऐसी डिजीज वगैरह के बारे में पूछ लेना। और मेंस्ट्रुअल एंड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, अगर फीमेल केस है तो उसकी मेंसेस वगैरह का टाइम सही से आ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर लास्ट मेंसेस कब हुई थी, कितनी हुई थी, तो वो सब जो है वो सारा का सारा कार्यक्रम अपने को देखना है। तो ये 7 पॉइंट कवर कर लेने हैं। अगर मेल कैंडिडेट है तो आप 6 मान सकते हो, और अगर फीमेल की केस की बात करें तो 7। तो ये पॉइंट जो है वो सारे के सारे अपने को पता होना चाहिए, ठीक है, उससे लेने हैं। अब देखिए अपन एक एक करके इन सब की अपन बात करते हैं, ठीक। इसमें देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करें, हिस्ट्री टेकिंग की बात करते हैं थोड़ी सी पहले, कि हिस्ट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ मेडिकल इवेंट दैट हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस इन द पेशेंट। एक ऐसा रिकॉर्ड जो पेशेंट के साथ ऑलरेडी घटित हो चुका है, एक ऐसी मेडिकल इवेंट्स का जो एक अपने पास में रिकॉर्ड होता है जो पेशेंट के साथ ऑलरेडी घटित हो चुका है उस कार्यक्रम। इसके बाद में क्या कह रहा है कि सिंस एवरी डिजीज हैज अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर, ए गुड हिस्ट्री कंबाइंड विद ए साउंड नॉलेज ऑफ मेडिसिन। अगर आपको एक अच्छा नॉलेज है जिसकी अपन ने पहले बात की, और इसके अलावा आप एक अच्छा हिस्ट्री ले सकते हो, एक अच्छी खासी आपको जो पूरा पता होगा, तो आप एक अच्छी चिकित्सा कर पाओगे। तो कह रहे हैं कि भी एक अच्छी हिस्ट्री और अच्छा नॉलेज जो है वो वुड हेल्प द डॉक्टर टू जज द likely cause that may be responsible for the patient problem। तो आप उसके सटीक कारण तक पहुंच पाओगे। आगे कह रहा है कि 80% केसेस
द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस कैन बी रेज्ड बाय प्रॉपर हिस्ट्री। अगर आप ढंग से हिस्ट्री ले लेते हो उसके, तो आप अंदाजा लगा लोगे कि इसको कौन सी डिजीज हो रखी है। ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन द क्लिनिकल स्टेज ऑफ द पेशेंट इज डिटरमाइंड एट दैट गिवन टाइम, हाउएवर नथिंग इज यूजुअली नोन ऑफ द पास्ट प्रॉब्लम्स, है ना, नॉर्मल है। इसके बाद देखिएगा अपन बात करते हैं बायोडाटा ऑफ द पेशेंट की। बायोडाटा पेशेंट की बात करें तो अपने को क्या क्या पूछना है बायोडाटा के अंदर। तो बायोडाटा के अंदर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, नाम पूछोगे, एज पूछोगे, सेक्स मेल है कि फीमेल है, एड्रेस आप हो गया, ऑक्यूपेशन की इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहाँ पे देखिए थोड़ी सी एक स्पेशल बात का ध्यान रखना है। आपको ऑक्यूपेशन पूछना दो कारणों से पूछते हैं अपन ऑक्यूपेशन। पहला रीजन तो ये रहता है कि जैसे कि मान लीजिएगा कुछ ऐसे केसेस आते हैं जैसे कोई सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहा हो, है ना, उनको इस प्रकार की डिजीज हो जाती है लंग्स रिलेटेड। एक दूसरा रीजन होता है ऑक्यूपेशन पूछने का, मान लीजिएगा कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, कोई बता रहा है कि भाई मैं तो रिक्शा चलाता हूँ, ठेला चला रहा हूँ। तो चिकित्सा दोनों प्रकार की होती है, चिकित्सक के ऊपर ही डिपेंड करती है कि आप उससे ज्यादा चार्ज लेना चाहोगे या कम चार्ज लेना चाहोगे, है ना। कम खर्चे में भी ट्रीटमेंट होते हैं और ज्यादा खर्चे में भी ट्रीटमेंट होते हैं। तो आपने ऑक्यूपेशन पूछा और आपको लगा कि भाई हाँ वो अपना, क्योंकि अब चिकित्सक है भाई, अपन भी वहां बैठे क्यों है, एक बहुत सात्विक बात है, बहुत सत्य बात है कि पैसे कमाने के लिए बैठे। तो अपन कभी भी, जैसे रिक्शा चलाने वाला है वो महीने का बेचारा दिन का 100 रुपया कमा रहा है, तो उससे आप अर्न नहीं कर सकते, और अगर उससे पैसे ले रहे हो तो वो गलत है। लेकिन मान लीजिएगा बिजनेसमैन व्यक्ति है, उससे सिर्फ आपको उसको 100 रुपए का ट्रीटमेंट दे रहे हो, अंदर की बात है वैसे ही, है ना, ये लेकिन लॉजिक है ये कि उसको आप अगर 100 रुपए का ही ट्रीटमेंट दे रहे हो तो उसको जमेगा ही नहीं। मान लो वो आपके पास में आया और उसको आपको, ठीक है, आपने 100 रुपए की दवाई वास्तव में सही है, अगर वो ले तो उसको ठीक भी हो जाए, लेकिन वो उसको ऐसे लगेगा कम से कम अपने 1000 2000 रुपए नहीं लगे तब तक अपना ट्रीटमेंट ठीक से नहीं होगा। तो इस प्रकार के लोगों को पकड़ने के लिए कि अपन किससे थोड़ा ज्यादा पैसा चार्ज कर सकते हैं, किससे थोड़ा कम चार्ज कर सकते हैं, उसके लिए भी ऑक्यूपेशन पूछना जरूरी हो जाता है। ठीक है। इसके बाद रिलीजन, रिलीजन में भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि अगर बात करें आयुर्वेदिक चिकित्सा की विशेषता बात करते हैं, तो रिलीजन विशेष में जैसे कुछ ऐसे धर्म है जो गोमूत्र वगैरह जो इस प्रकार की औषधियां हैं उनका जो है वो सेवन नहीं करते हैं, है ना। तो इस प्रकार की कुछ रिलीजन बाउंडेड जो मेडिसिन होती हैं उनको पता रखने के लिए भी अपने को रिलीजन पूछना जरूरी हो जाता है। मैरिटल स्टेटस ऑफ द पर्सन, शादीशुदा है कि नहीं है, इस प्रकार की चीजें भी जानना जरूरी है। हालांकि पहले जो है वो एकदम पूरी जो है वो हाथ से लिखना पड़ता था सब, उस समय ये थोड़ा ज्यादा जरूरी रहता था। आजकल जो है या तो जो अपना प्रिस्क्रिप्शन लेटर जो बना हुआ आता है उसमें ऑलरेडी सारे ये फिलअप रहते हैं, और नहीं भी रहते हैं, कुछ में बस दो चार ही रहते हैं, नेम हो गए, एज हो गए, उसके बावजूद भी आपको ये सारी चीजें जो है वो पूछनी है। ठीक है, पता होना चाहिए। आप किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हो उसमें आपको ये सारे के सारे पॉइंट उसके बारे में पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप पूछिए। ठीक है, चलिए आगे अपन बात करते हैं कंप्लेंट्स ऑफ द प्रेजेंट इलनेस। उसको जो भी फिलहाल जो भी वो तकलीफ लेके आता है आपके पास में, द कंप्लेंट्स विद विच द पेशेंट हैज कम शुड बी रिकॉर्डेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कब उसको क्या हुआ, कब उसको डिजीज शुरू हुई, कितने समय तक रही, अभी उसके क्या हालात है, वो सारा अपने को पता होना चाहिए जो फिलहाल उनके डिजीज हो रखी है वो, है ना। इसके बाद देखिएगा बात करें ओरिजिन, ड्यूरेशन एंड प्रोग्रेस की, डिटेल्स ऑफ ईच सिम्टम मस्ट बी रिकॉर्डेड सेपरेटली। कौन सा सिम्टम आया, मान लीजिएगा वो बता रहा है वेट लॉस बता रहा है, तो वो आपको लिख लेना है कि इसको वेट लॉस हो रहा है ना, एक दूसरे में नहीं डाल देना है ना। फिर दूसरा इसका फीवर भी हो रहा है साथ में, तो वो भी आपको जो जो बता रहा है लाइन से, डायरिया हो रहा है तो वो सारा का सारा आपको लिख लेना है। द मोड ऑफ ऑनसेट कब आया, है ना, कैसे हुआ, वेदर सडन और ग्रेजुअल, अचानक से हुआ या फिर धीरे धीरे हुआ, द ड्यूरेशन ऑफ ईच सिम्टम एंड इट्स प्रोग्रेस, एंड फाइनली द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द सिम्टम। तो फिलहाल उसकी क्या स्थिति है, क्या वो सिम्टम अभी भी मौजूद है या फिर अभी निकल ठीक हो चुका है, तो वो सारा का सारा आपके पास में रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही आप उसका कारण पता कर पाओगे कि कौन सी डिजीज हो सकती है। इसके बाद देखिए अगला जो है वो आता है हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस, इससे पहले की पीछे की कोई हिस्ट्री, है ना। तो एक तो आता केस चीफ कंप्लेन जिसकी बात अपन करते हैं, है ना, एक तो आता चीफ कंप्लेन और एक आता नॉन केस, है ना, नॉन केस ऑफ। तो पीछे क्या क्या हुआ है, जैसे कि सिमिलर इलनेस इन द पास्ट विद देयर टाइम ऑफ अक्रेंस, पीछे भी जब ऐसी पहले कभी इस प्रकार की कोई डिजीज हुई हो तो वो कब हुई, क्या समय था, ड्यूरेशन कितनी देर तक रही थी, एंड रिजल्ट शुड बी नोटेड, लास्ट में क्या हुआ।
चाइल्डहुड इलनेस, बचपन में कुछ ऐसा हुआ, पर्ट्यूसिस रही हो, इन्फ्लुएंजा रही हो, ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, है ना, डायबिटीज हाइपरटेंशन विशेष है ना। यहाँ पे मैंने पूरे काफी नोट किए हैं, लेकिन अपने को ये ध्यान रखना है कि अपने कॉमन जो है लोगों में क्या रहता है। तो अपन जानते हैं भाई, डायबिटीज रहता है, हाइपरटेंशन मिलेगा, अस्थमा अपने को मिलता है, हार्ट से रिलेटेड सीएडी वगैरह, हार्ट से रिलेटेड सभी डिजीजेज मिलेंगे आपको, है ना। जॉइंटिस हो गया, जॉइंट स्वेलिंग, तो अर्थराइटिस की केसेस आपको खूब सारे मिलेंगे, है ना। मस्ट बी इंक्वायर्ड इनटू। तो ये सारी चीजें जो है आपको पूछ लेना है क्या, है ना। ये इनमें से कोई भी आपको ऐसा लगे कि वो जो सिम्टम्स बता रहे हैं या फिर उनको पहले कुछ ऐसा हुआ हो, तो ये पूरा का पूरा नोट डाउन करें। पास्ट इंजरीज, कोई चोट लगी हो, एक्सीडेंट हुआ हो, ऑपरेशन और हॉस्पिटल स्टे, कितने दिन रहे एडमिट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कभी किया हो, तो हिस्ट्री मस्ट बी ऑल्सो बी नोटेड। तो ये जितने भी चीजें अपन यहाँ पे बता रहे हैं, हालांकि ये बार बार आती रहेंगी, अभी बस एक फ्रेम बनाने के लिए अपन बस लिख रहे हैं, है ना, कौन कौन सी चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखिए पर्सनल हिस्ट्री में, पर्सनल हिस्ट्री में क्या आता है कि वो खुद क्या क्या करता है, क्या खाता है, क्या फूड हैबिट्स हैं, कि पेशेंट्स को भूख कितनी लगती है, एपिटाइट क्या है, फूड हैबिट्स क्या है ना, डाइट कैसी है, बोल एंड मिक्चुरेशन हैबिट्स कैसी हैं, स्लीप एडिक्शन लाइक अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, है ना, ये सब जो भी नशा वगैरह करते हैं, ये क्या है। इसके बाद है लॉस ऑफ एपिटाइट एंड वेट में सजेस्ट एन एक्टिव डिजीज प्रोसेस, है ना, कि भूख लगना है, फिर भूख का चला जाना, भूख नहीं लगना, और वेट वेट चाहे वो बढ़ रहा हो या फिर घट रहा हो, मे सजेस्ट एन एक्टिव डिजीज प्रोसेस। तो उससे अपने को हो सकता है कि हाँ कोई डिजीज है। तो वेट, है ना, भूख लगती है कि नहीं लगती है, इस प्रकार के क्वेश्चन अपन भी जानते हैं कि नॉर्मल पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इसके अलावा देखिए वेट को बता रहा है, लॉस ऑफ एपिटाइट को बता रहा है, इसके बाद में बता रहा है इम्प्रॉपर स्लीप ड्यू टू अदर सिम्टम्स वुड सजेस्ट दैट दो सिम्टम्स रिक्वायर अर्जेंट अटेंशन। एक ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आपकी नींद ही खराब हो रही है ना, नींद नहीं आ रही है समय से, तो ये भी है। अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग एंड अदर इंटॉक्सिकेंट्स कैन एडवर्सली अफेक्ट मेनी सिम्टम्स इन द बॉडी। अल्कोहल हुआ, टोबैको, ये सब क्या है, बॉडी में काफी नुकसान पहुंचाते हैं। रोल ऑफ दिस सब्सटेंस इन द पेशेंट प्रॉब्लम कैन बी इजीली जज्ड बाय द हिस्ट्री। तो ये सब जो है पूछा जा सकता है। लिवर क्रोसिस वगैरह का केस आता है, जैसे लिखा है कि अल्कोहल क्या कर सकता है, अल्कोहल में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लिवर सेल फेलियर और क्यूरोसिस एज वेल एज एक्यूट गेस्ट्राइटिस। ये सारे काम हो सकते हैं। अगर पेट में जलन की केस आ रहा है तो उसमें अपन पूछ सकते हैं कि अल्कोहल का सेवन तो नहीं करते भाई। हेवी स्मोकिंग में भी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेसिपिटेटिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सीएडी का केस हो सकता है, तो उस केस में वो भाई छाती में दर्द हो रहा है तो पूछा जाता है भाई स्मोकिंग करते हो क्या। तो इस प्रकार की चीज है। हाइपरटेंशन का केस आ रहा है तो पूछते भाई, अगर कोई जवान लड़का आ रहा है हाइपरटेंशन हो रहा है उसके, तो स्मोकिंग का पूछेंगे डायरेक्ट। तो ये सारी चीजें जो है वो थोड़ा अपने को ध्यान रखना होता है। इसके बाद अगला आता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में देखिएगा पूछा जाता है कि फैमिली में कोई ऐसी डिजीज तो नहीं हो रही। एनी इलनेस इन द फैमिली मस्ट बी रिकॉर्डेड। द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ पेरेंट, peer एंड चिल्ड्रन शुड बी नोटेड। इफ एनी मेंबर इज डिजीज्ड, द कॉज ऑफ डेथ शुड बी नोटेड। कोई अगर किसी की डेथ हुई है तो क्या कारण से, किस रीजन से उसकी डेथ हुई थी, एक तो नेचुरल डेथ है या फिर किसी डिजीज के कारण। सम जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज, कुछ ऐसे एक्स लिंक जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, उनका भी ध्यान रखना होता है। तो आपको जैसे एक्स लिंक रेसेसिव डिजीज, ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स, ये कुछ ऐसे जो है जो जेनेटिकली ट्रांसफरेबल डिजीज हैं, जिनके मैंने कुछ के नाम यहाँ पे लिखे हैं। तो ये सारी बात है ना। तो वुमेन्स आर कैरियर एंड डू नॉट सफर फ्रॉम द डिजीज। तो अपन भी जानते हैं वुमेन्स पे क्या रहता है, एक्स होता है, एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज जो होती है, दो एक्स होते हैं वुमेन्स के अंदर। तो अपन जानते हैं कि भाई अगर दोनों में स्मॉल स्मॉल आएगा, मतलब कहने का मतलब रेसेसिव है, तो जब दोनों में ही स्मॉल स्मॉल रहेगा उसी समय जो है वो डिजीज होगी। लेकिन मेल के केस में चूंकि एक ही एक्स होता है, तो उसके एक जीन अगर इस पे रेसेसिव रहेगी तो भी उसको डिजीज हो जाएगी। तो फीमेल्स क्या होती है, फीमेल्स अगर डिजीज होंगी तो वो सर्वाइव नहीं करेंगी। इसीलिए कहा है कि वुमेन्स आर कैरियर एंड डू नॉट सफर फ्रॉम द डिजीज। उनको डिजीज होती नहीं है, वो कैरियर रहती है, क्योंकि दोनों पे अगर रेसेसिव डिजीज है तो वो वुमेन तो सर्वाइव करेगी नहीं, और मेल सर्वाइव करता है रेसेसिव के साथ, है ना। तो मेल डिजीज जो होता है, वुमेन जो है वो कैरियर होता है, बात बताई गई है ना। तो ये बात समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है, वेर एज मेल सफर फ्रॉम द डिजीज, हेंस इन सच इलनेस द फैमिली हिस्ट्री वुड सजेस्ट सिमिलर इलनेस इन द पेशेंट्स ब्रदर सिस्टर्स एंड, मतलब जो मेल्स होंगे उसके घर में उनसे अपने को आइडिया होगा, है ना। अब पता चला कि कोई ऐसी डिजीज जो मेल ही मेल में है ना, उनसे पूछे भाई आप जैसी डिजीज किसी पहले भी आपके रिलेटिव में है क्या किसी के, तो कहेगा नहीं भाई मेरे भाई को है ना, मेरी बहन के बेटे को है। तो वो क्या हुआ, उसकी जो सिस्टर हुई वो क्या हो, कैरियर हो गई, वो खुद डिजीज हुआ, सिस्टर कैरियर उसके बेटे को थी,
है ना। तो उन दोनों को तो मतलब अंदाजा लगा सकते हैं डिजीज कैसी हो सकती है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज हो सकती है। और फिर ये अपनी जो है डिजीजों की अपन लिस्ट देखेंगे कि एक्स लिंक कौन सी वाली है, अपने को पता होगा, तो उसमें से अपन अंदाजा लगाएंगे। ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करते हैं, तो डोमिनेंट में तो एक जीन भी चली जाएगी। तो देयर विल बी फैमिली हिस्ट्री ऑफ सिमिलर इलनेस इन आइदर ऑफ द पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट। तो कहने का मतलब ये कुछ ऐसे डिजीज हैं जो कि अपने को फैमिली हिस्ट्री से पता लगेगा, है ना, कि पीछे किसी को तो नहीं हो रखी हो। इसके बाद देखिएगा, अगला अपना है मेंस्ट्रुअल एंड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, है ना। तो मेंसेस वगैरह की बात करें तो वो रेगुलर है कि नहीं है। कि फीमेल्स की बात करें, द डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, डेट ऑफ लास्ट मेंसेस एंड अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो। अब अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो भाई कैसे पूछेंगे, तो ये पूछा जाता है जनरली पैड से, कि आप कितना पैड आपको यूज कर रहे हो। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। ऐसे मतलब ब्लड कोई नापा थोड़ी जाता है, लेकिन वो भाई कितने चेंज करते हो आप पैड, है ना, पर डे कितने चेंज हो रहे हैं, या फिर टोटल पैड कितने यूज में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से पूछ लिया जाता है, उससे अपन क्या बात कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है। तो क्या क्या भाई, ऑनसेट की डेट कौन सी है, लास्ट डेट कौन सी हुई, ब्लड फ्लो की अमाउंट क्या है, रेगुलर है या नहीं है ना। रेगुलर आ रहे हैं तो डिस्टर्ब हो रहे हैं तो कितना डिस्टर्ब हो रहे हैं, पेन कितना हो रहा है ना, पेन ड्यूरिंग मेंसेस शुड बी नोटेड इन वुमेन हु हैज कंसीव्ड a डिटेल ऑफ पास्ट अबॉर्शन, premature birth and normal और abnormal delivery should be noted। ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने को पता होना चाहिए। तो ये अपना जो पहला जो टॉपिक था, एक बेसिक टॉपिक की जिसकी अपन बात करें, तो वो अपना रहा हिस्ट्री टेकिंग, कि हिस्ट्री टेकिंग कैसे लेते हैं। ठीक है। इसके बाद जो अपना अगर आगे प्रोग्रेस रहता है, आप लोग ये चीज ठीक है कि हाँ अपने ये चीजें थोड़ी समझ में आ रही हैं, तो उस केस में अपन अगला टॉपिक अपन लेंगे सिम्टोमेट्रोलॉजी। सिम्टम्स की बात करेंगे कि ऐसे कौन से कॉमन सिम्टम्स रहते हैं जो जिनसे अपन अंदाजा लगा सकते हैं। ये चीज बहुत जरूरी है ना। जैसे कि मान लीजिएगा किसी का वेट गेन हो रहा, तो वेट गेन होने के कितने कारण हो सकते हैं। पेशेंट आपको डिजीज नहीं बताएगा, पेशेंट सिर्फ आपको ये बताएगा कि साहब मेरा वेट अचानक से बढ़ रहा है। तो वेट अचानक गेन होने का रीजन क्या क्या हो सकते हैं, तो आप उससे क्या क्या अनुमान लगा सकते हो। तो इस प्रकार के अपन सिम्टम्स रहेंगे अपने, टोटल मेरे हिसाब से 35 से 40 सिम्टम होते हैं ऐसे। उसके बाद अपन अगर और आगे प्रोसीड करते हैं, तो अपन पर्टिकुलर डिजीज की बात करते हैं, है ना। कि अस्थमा का पेशेंट आ रहा तो उसको क्या क्या अपने को पूछना है, किस प्रकार से उसको ट्रीट करना है। हार्ट का पेशेंट आ रहा हो तो उसको क्या कुछ पूछना है ना। तो इस प्रकार से अपन बातें नेक्स्ट करेंगे। इसकी जो भी प्रतिक्रिया रहे आप जरूर मुझे बताएं, है ना। ओके।